So hello everyone, welcome back to Resource Semester The Race of Champions. My name is Sagar Gupta, your civil engineering faculty. और हम सभी आज अपना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 होगा, जिसका कि नाम होगा हमारा फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, ये हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक, ये है लेक्चर नंबर आज इसका फर्स्ट। इसका सर अभी तो 13 चल रहा था आई थिंक। नहीं नहीं नहीं, वो खत्म हो गया। कोई डाउट होगा आपको क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आप पूछ सकते हैं, तो उसके लिए नया एक सेशन रख दिया जाएगा। पर जितना हमें सेकंड चैप्टर जो कि इक्विलिब्रियम चल रहा था उसमें पढ़ना था, उसको हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। ठीक है, प्रॉपर, क्योंकि हम लोग थ्योरी वाइज पढ़ रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी इस समय, प्रॉपर एक बैच हम लोग की रनिंग चल रही है। तो जितना सारा कॉन्सेप्ट है, एक भी कॉन्सेप्ट छूटे ना, और सब में सारा कॉन्सेप्ट चला जाए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3, इसका क्या नाम होगा? ठीक है, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा फ्रिक्शन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा कि फ्रिक्शन होता क्या है, और हम लोग फ्रिक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे भी अच्छे तरीके से। फ्रिक्शन के बारे में आप सभी को थोड़ा थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। जो कुछ भी पता है अपने माइंड में सोच लीजिए, क्या क्या पता है आपको। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन सोचते ही आपके माइंड में, मतलब फ्रिक्शन वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या क्या आ जाता है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ बताइएगा, थोड़ा सा मैं मैसेज देख लूँ, मैसेज आया। एक मिनट यार, मैं आपकी बुक, बुक कहाँ है आपकी? ठीक है, तो फ्रिक्शन का मतलब हम लोग पढ़ते हैं फ्रिक्शन क्या है, व्हाट इज फ्रिक्शन। तो देखिए, जो हमारा फ्रिक्शन है, घर्षण है, ये एक प्रतिरोधक बल होता है, एक रेजिस्टिव फोर्स होता है, जो कि हमें किसी भी कार्य को करने में, हालांकि इसके अपने अपने एडवांटेजेस भी हैं, अपने अपने डिसएडवांटेज एडवांटेजेस भी हैं, मतलब इसकी कुछ कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ कुछ इसके अंदर कमियां भी हैं। घर्षण के कारण वो क्या क्या अच्छाइयाँ, वो क्या क्या कमियां हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग फ्रिक्शन होता क्या, इसको देख लेते हैं। तो फ्रिक्शन एक घर्षण बल है। ठीक है, बल अभी हम लोगों ने पढ़ा है, पढ़ते आए हैं, जो भी है आप रिवीजन करते रहिए। तो फ्रिक्शन एक घर्षण बल होता है, जो कि हमें अपोज करता है किसी कार्य को करने में, हमें रोकता है किसी एक कार्य को करने में। जैसे सुबह उठ सर अलार्म लगाए थे कि 5 बजे उठना है, पर हमारा जो दिमाग है ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, यही अलार्म बंद करवा देता है हमसे। तो ये कौन है, ये आप, ये क्या है, ये आपको रेजिस्ट कर रहा है कोई? ये क्या है सर, क्या यही रेजिस्टेंस है? नहीं नहीं, ये अब एग्जाम्पल है कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो सर यही फ्रिक्शनल फोर्स भी है? नहीं, अरे थोड़ा थोड़ा वेट करो, वेट करो। जैसे देखिए, तो लिखते हैं पहले, तो लिखेंगे घर्षण, घर्षण बल एक रोधक बल होता है, एक रोधक बल होता है, जो कि जो कि किसी कार्य, किसी कार्य को, ठीक है, किसी कार्य को करने में बाधा उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। सर क्या यही है? कोई भी कार्य, हाँ कोई भी कार्य। पर आप लोग इसको गलत चीजों से रिलेट मत करिएगा, गलत चीजों से इन द सेंस कि सर हम लोग खाना बना रहे हैं तो क्या वो रेजिस्टेंस है? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब जैसे हम लोग खाना बना रहे हैं पर आज मूड नहीं है सर खाना बनेगा, जोमेटो से ऑर्डर कर लें, तो क्या ये रेजिस्टेंस है? नहीं। हम लोग वैसे कार्य करेंगे जो कि इंजीनियरिंग पर्पस से, यानी यांत्रिकी, हमारे इंजीनियरिंग उद्देश्यों से, अभियांत्रिकी उद्देश्यों से परिपक्व हो, कुछ उससे जुड़ा हुआ हो। जैसे कि आप जमीन पर चल रहे थे, या मैं, जैसे अब सिंपल से एग्जांपल, बचपन में हम लोग पेंसिल से लिखते आए हैं,
आज भी सर लिखते हैं, ड्राइंग बनाते हैं हम लोग। अब तो हालांकि इस सेमेस्टर में हमारे ड्राइंग नहीं है, पर हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रखी है। तो आप सर इसके बारे में आप हमसे बातचीत कर सकते हैं आप। हमें पता है पेंसिल क्या होता है, ठीक है। पेंसिल सभी को पता है। जैसे कि आप के पास ये ड्राइंग शीट है, आप लोग अपने पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये आपके पास ड्राइंग की शीट है, आपकी ड्राइंग शीट थोड़ी लंबी चौड़ी होती है, मान लेते हैं ये है। फिर यहाँ पर आप लोग क्या बनाते हैं, टाइटल बॉक्स। टाइटल बॉक्स बनाते हैं, हालांकि उससे ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते होंगे टाइटल बॉक्स क्या होता है, अभी भी पढ़ाए हैं आप। ये हो गया टाइटल बॉक्स। अब सर आज हमें बनाना है इंडिया का मैप। तो हमने बनाया, इंडिया का मैप बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, सर को भी आज होमवर्क मिला है इंडिया का मैप बनाने के, ठीक है। तो सर आज बना रहे हैं इंडिया का मैप। ठीक है सर, आप तो बहुत अच्छा मैप बना दिए। तो कुछ हमें मिला है, पर जब हम लोग पेंसिल से बनाते हैं तो कुछ समय बाद आपकी पेंसिल घिस जाती है। आपको फिर शॉर्पनर से उसको फिर से एक नया शेप देना पड़ता है, एक उसके शार्प शेप में लाना पड़ता है। क्यों? हमारी पेंसिल अब जो है घिस चुकी है। तो वो घिसती किस किस वजह से है? क्यों? वो इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन आ रहा है। फ्रिक्शन की वजह से वो लिख भी पा रहा है। अगर फ्रिक्शन न हो हमारी इस धरती पर, इस दुनिया में, तो हम लोग लगभग कार्य ना ही कर पाए। जैसे हम लोग जमीन पे चलते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से ही चलते हैं। फ्रिक्शन हमें पीछे खींचने की कोशिश करता है, तभी हम जो है उस फ्रिक्शन फोर्स को ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं, और हम लोग उसकी वैल्यू को नेगलेक्ट हटा करके खुद चल पाते हैं। जैसे चांद पर सुनते हैं कि, हम लोग ने सुना है अच्छे से कि हम लोग वहां पे कदम नहीं रख पाना बड़ा मुश्किल है, लोग हवा में उड़ते रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन है ही नहीं। तो जब वहाँ फ्रिक्शन है नहीं तो आप चल पाएंगे नहीं। तो सर बढ़िया है ना, उड़ते रहेंगे। अरे उड़ते रहेंगे तो जहां जाना होगा वहां तो नहीं जा पाएंगे ना, उड़ के पता नहीं कहाँ निकल लिए। जाना था कॉलेज, निकल लिए कहीं और। समझ रहे हैं ना कहाँ जाना था। तो ये कुछ है हमारे पास। तो हालांकि इसको मिटाएंगे नहीं, हमारे प्यारे भारत का नक्शा है, सर ने बनाया है बहुत अच्छा। तो ये हो गया। अब फ्रिक्शन की कुछ न कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ कुछ बुराइयां भी हैं। तो हालांकि ये हम लोग नहीं लिखना है, यहाँ लिख देंगे हम लोग सिंपल सा कि घर्षण के कारण, घर्षण के कारण कई सारे काम, कई सारे कामों कामों को, ठीक है, कई सारे कामों को करना, इंग्लिश में भी लिख दिया जाएगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। कारण कई सारे कामों को करना आसान हो जाता है, या आसान होता है। ये एक लाइन लिख दी है। और साथ ही साथ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल, ये घर्षण बल कई सारे कामों को, कई सारे कामों को करने में बाधा भी उत्पन्न करता है। कई सारे कामों को करने में बाधा भी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये सब हमारी सारी बातें हो गई कि फ्रिक्शन क्या क्या करता है। अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। क्यों? क्योंकि हमें सर थ्योरी भी तो पता होनी चाहिए ना। क्या न्यूमेरिकल दो चार तो न्यूमेरिकल करने हैं, तो क्या न्यूमेरिकल से ही काम हो जाएगा? नहीं, अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इंग्लिश में भी लिख देते हैं। क्या है? घर्षण बल, ठीक है। तो लिखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स, फटाफट ध्यान से लिखिएगा थोड़ा, कि फ्रिक्शनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, जो कि किसी कार्य को करने में बाधा उत्पन्न करता है। रेजिस्टिव फोर्स विच कॉजेज, ठीक है, विच क्या करता है, विच कॉजेज इंटरप्शन, इंटरप्शन इन डूइंग एनी वर्क, डूइंग वर्क।
ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट लाइन लिखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या हो जाएगा? नेक्स्ट लाइन है घर्षण कारण कई सारे कामों करना है, बिल्कुल। तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, मैनी ऑफ द इंजीनियरिंग वर्क्स, ठीक है, मैनी ऑफ द इंजीनियरिंग वर्क्स बिकम्स बिकम्स क्या हो जाता है? बिकम्स इजी टू डू, बिकम्स इजी टू डू, एक लाइन। दूसरा लाइन हम लोग लिखेंगे बट along with it along with it many works, या फिर along with it due to friction या due to frictional force becomes becomes difficult to do, becomes difficult to do। समझ में आ गया क्या है ये और क्या नहीं? ये इसका एग्जाम्पल दे दीजिए सर। सर ऐसा कौन सा काम है जो आसान हो जाता है, और ऐसा काम कौन सा है जो मुश्किल सा लगने लगता है? तो आइए इसको लिखते हैं। जो आसान है वो आसान है भाई, जो काम मुश्किल है वो मुश्किल तो है ही। तो इसका यहीं पे एग्जाम्पल हम लोग लिख देंगे। इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं। जो काम आसान हो जाता है, जैसे वॉकिंग ऑन ग्राउंड, जमीन पर चलना, ये हमारा क्या ये काम हमारा आसान है? तो आसान तो है, साथ ही साथ हम लोग जो चल रहे हैं क्या हमारे लिए फायदेमंद नहीं है? हम लोग अगर जैसे सिर्फ चलना ही नहीं, जैसे बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, इसमें भी फ्रिक्शन आ रहा है। फ्रिक्शन ना हो तो ना बाइक चलेगी ना साइकिल चलेगी, हम लोग हवा में उड़ने लगेंगे, ठीक है। तो वॉकिंग ऑन ग्राउंड। दूसरा, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो हालांकि मेरे पास बोर्ड है, इस पे थोड़ा फ्रिक्शन कम लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये एलसीडी थोड़ी टीवी की बहुत ज़्यादा प्लेन है। पर आपकी जो पेपर है रफ है, हम लोग भी जिस पेपर पे कॉपी पे लिखते हैं वो भी रफ होता है, बिल्कुल थोड़ा सा खुरदुरा, उसमें भी फ्रिक्शन आता है। ये भी हमें मुझे फ्रिक्शन दे रहा है, तभी मैं लिख पा रहा हूँ। हालांकि ये इस पे ग्लाइड कर रहा है, सरक रहा है, इसलिए लिख पा रहा हूँ और आसानी से। वॉकिंग ऑन ग्राउंड। दूसरा, राइटिंग ऑन पेपर, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए। पर सर कुछ काम आपने बताया कि जो कि है डिफिकल्ट है हमें करने के लिए, तो उसका भी एग्जाम्पल हम लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका इट्स एग्जाम्पल विल बी, क्या लिख सकते हैं इसमें जो कि डिफिकल्ट है हमारे हमें कार्य करने में, जैसे क्लाइंबिंग ऑन माउंटेन्स, ठीक है। अब पहाड़ों पे चढ़ना कितना कठिन काम है कि नहीं? बिल्कुल सर, बहुत कठिन काम है। कठिन तो है, साथ ही साथ उसमें फ्रिक्शन भी आ रहा है। उसकी हाइट की वजह से बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होगी चढ़ने में, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पर एक फैक्टर ये भी है कि भाई फ्रिक्शन है, एक भय भी है हमारे अंदर का, डर है। दूसरा, जैसे कि आपने सुना होगा, एक कोई मशीन चल रही होती है, तो उसमें जैसे हमारे पास एग्जांपल, जैसे फैन है, पंखा है, जो हमारा फैन है उसमें क्या होता है, गोली लगी होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टील बॉल्स। स्टील बॉल्स वहां पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करती हैं, बियरिंग में उसके, ठीक है। बियरिंग लगी होती है, तो लिखेंगे बियरिंग्स इन फैन, बियरिंग्स इन फैंस, यानी पंखों में जो बियरिंग लगी होती है उसमें भी फ्रिक्शन जनरेट होती है। पर जो क्योंकि हम लोग उसमें स्टील बॉल का इस्तेमाल करते हैं, स्टील बॉल की यूज करते हैं, तो इसलिए उस केस में हमारे पास फ्रिक्शन कम हो जाता है, फ्रिक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा। और हिंदी में तो एग्जांपल आप लोग अपने हिसाब से समझ गए होंगे ना, लिख लेंगे, डेफिनेशन तो लिख ही दिया गया है। अब फ्रिक्शन फोर्स के बारे में कुछ और लिखते हैं।
फ्रिक्शन फोर्स जो है हमारा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इज टेंजेंशियल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज टेंजेंशियल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कैसा बल है? ये एक स्पर्शी बल है, तो इसको हिंदी में भी लिखेंगे हम लोग कि घर्षण बल घर्षण बल स्पर्शी बल है, स्पर्शी बल होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कि फ्रिक्शनल बल कैसा बल है। फ्रिक्शनल बल हमारा स्पर्शी बल होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन बल हो गया हमारे पास। अब ये जो है, किसी दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट फोर्स, मतलब दो सरफेस के कांटेक्ट जब होती है तभी लगता है। तो एक और इसमें लिख सकते हैं, लाइन ऐड कर सकते हैं, कहेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स इज कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। क्यों कांटेक्ट फोर्स है भाई? इसने किससे कांटेक्ट बना लिया? फ्रिक्शनल फोर्स इज कांटेक्ट कांटेक्ट फोर्स बिकॉज it comes into picture when it comes to picture when, ठीक है, कब आता है ये, मतलब हमें कब देखने को मिलता है? when two surfaces when two surfaces are in contact with each other, are in contact with each other। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। लिखते हैं कि जो हमारा घर्षण बल है, घर्षण बल हमें तभी देख या तभी देखने को मिलता है, देखने को मिलता है जब दो तल जब दो तल आपस में संलग्न होते हैं, संलग्न संलग्न होते हैं, या फिर कह लो, कह लीजिए आप लोग, या फिर कांटेक्ट में होते हैं, या एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, या एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। सर डेफिनेशन तो बहुत सारे लिखवा दिया आपने, अब समझाइए थोड़ा इमेज बना करके भी। एक दूसरे के संपर्क में, ठीक है, कुछ ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है हमारे फ्रिक्शन से रिलेटेड। अगर आपसे पूछ बोलता है कि फ्रिक्शन के बारे में डेफिनेशन लिख दो, तो आप इतना लिख दीजिएगा, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलने के चांसेस, चांसेस क्या, फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे, इतनी सारी डेफिनेशन। और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ पॉइंट बना करके, एरो बना करके, चाहे आप पॉइंट दे दीजिए कुछ भी, पर ऐसे पॉइंट बना के लिखिएगा। ऐसा नहीं कि जितना सर ने लिखवाया है पूरी की पूरी थ्योरी एक बार में लिख दी, तो फिर नंबर क्या, जितना मिलना चाहिए उसका आधा भी नहीं मिलेगा। जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही आपको नोट्स बनाते चलने हैं, इसीलिए मैं प्रॉपर लिखवा रहा हूँ, वरना मैं खुद ही लिखवा कर लाता, ऐसे ऐसे खुद ही मैं कर देता, ऐसे ऐसे पढ़ाता, फिर क्या मतलब रह जाता। ये हो गया दूसरा लाइन। अब हम लोग बनाते हैं थर्ड पॉइंट। एक है हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है सर, आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस बना दी। अब इस पे देखिए, एक है हमारी, अरे यार ये तिरछी है, ये तिरछी है ये। सर बहुत सही सर।
जो है ठीक है। तो ये हमारे पास एक एक जमीन है, ठीक है, एक सरफेस है, एक अर्थ सरफेस है, और मतलब इस जमीन पर एक हमने बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक हमारे पास एक बॉक्स रखी हुई है, ये जो हमारी बॉक्स है, एक बॉक्स रखी हुई है, अब जो है ये मूव करना चाहती है, ठीक है। अब ये मूव, मान लीजिए कोई एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, यही वो दुष्ट बंदा है जो कि सारी परेशानियों की जड़ है, यही वो हमें परेशानी क्रिएट कर रहा था। हमारे जब बीम हम लोग पढ़ रहे थे, तब भी ये जो है बार बार ये जान रहा था कि रोलर सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया आती है या फिर वर्टिकल रिएक्शन आती है, पर इसको ये जानने के बावजूद इसने रोलर सपोर्ट की मजबूरी का फायदा उठाया और उसको उस बीम को धक्का मार दिया था। आपको याद है ना, जब हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने सिंपली सपोर्टेड बीम की 3 केसेस पढ़ी थी। एक तो ऐसा कि दोनों तरफ रोलर सपोर्ट लगा था, एक तो ऐसा जिसकी तरफ दोनों तरफ हिंज सपोर्ट लगा था, एक तो ऐसा जिसके एक तरफ हिंज सपोर्ट और दूसरी तरफ रोलर था। और सर ने सबसे बढ़िया बात बताई कि इन तीनों बीम से सबसे बेहतरीन, सबसे उम्दा बीम जो है, ये वाली बीम है जिसके पास एक हिंज और एक रोलर है। वो इसलिए क्योंकि सर ये गर्मी वाली बात है ना सर, टेम्परेचर वाली बात है, टेम्परेचर सहना पड़ेगा। तो टेम्परेचर कौन सह पा रहा था ये, क्यों, क्योंकि जब ये सह रहा था, तो ये क्योंकि कह रहा था, क्योंकि ये सह रहा था तो इसकी लंबाई बढ़ी। तो कौन बढ़ने में मदद करेगा, रोलर सपोर्ट, क्योंकि रोलर सपोर्ट के पास क्षैतिज तल में रिएक्शन या प्रतिक्रिया नहीं होती है। सेम यहाँ पे वर्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल, अगर ये किसी ने धक्का गलती से मार भी दिया, जैसे ये आदमी, इसको पता है मजबूरी का फायदा तुरंत उठाएगा ये, तो बीम हमारी खिसक करके आगे निकल जाएगी, कुछ ऐसे बीम हमारी निकल के बढ़ गई आगे। तो क्या आप चाहेंगे कि बीम ऐसी हो, नहीं। तो फिर हमें क्या करना होगा, फटाफट से ऐसा कुछ, एक तरफ हिंज लगा दो और दूसरी तरफ क्या कर दो, एक तरफ हिंज सपोर्ट लगा दो, दूसरी तरफ रोलर सपोर्ट लगा दो। तो हमें कुछ ऐसा बीम बनाना चाहिए, समझ गए। अब आगे बताइए। अब ये आदमी जो है इसको धक्का मार रहा था, बहुत खतरनाक आदमी है ये, धक्का लगा रहा था, पर क्या करेगा बेचारा, बीम इतना, हमारा जो सपोर्ट, ये बॉक्स है, ये जो हमारा बॉक्स है ये बहुत ही ताकतवर निकला, बहुत ही स्ट्रांग निकला। इसने इसको खिसकाने का मौका ही नहीं दिया। फिर ये जो है कि बढ़िया से खाना पीना खा करके आया, इस शादी में गया होगा, इसने कहा कि यार बॉक्स नहीं खिसक रही है, कुछ अच्छा खाना दे दो। खाना वाना खा के आया, एकदम पालक पनीर का जी खाई, ताकत आया, भाई ने धक्के मारे, भाई के मसल्स हो गए, भाई के मसल्स हो गए, ठीक है, कुछ इस तरीके के, इधर भी मसल बना लिए भाई ने। भाई अब धक्का मार रहा है, तो ये अब जो है, अब ये खिसकने वाली है। धक्का खूब लगा रहा था, ठीक है, धक्का खूब लगा रहा था, धक्का बहुत ज्यादा लगा रहा था, तब तक, एक मिनट, धक्का लगा था, अभी तक बीम, ये हमारी बॉक्स जो है खिसकी नहीं। फिर एक ऐसा समय आया जिस पॉइंट पे हमारी बॉक्स जो है जस्ट खिसकने वाली थी, क्या होने वाली थी, जस्ट खिसकने वाली थी। तो वो जो हमारा जस्ट खिसकने वाला कॉन्सेप्ट आता है, इसको अब जो मैं लाइन जो जो बोल रहा हूँ उसको याद रखिएगा। 3 केसेस हमारे बनेंगे। एक तो भाई खूब पहले धक्का लगा रहा था, नहीं उसका सही हुआ, मतलब खिसका खिसका ही नहीं पाया बॉक्स, उसके पास इतनी क्षमता ही नहीं थी, ताकत ही नहीं था। फिर गया भाई, पालक पनीर खाकर आया, भाई ने बना ली मस्त सी बॉडी, जिम विम वगैरह किया, बॉडी बना ली। तो इसने बॉक्स को खिसकाया, जब ये बॉक्स तब भी खिसका रहा था, तुरंत नहीं खिसकी, एक पूरी फोर्स लगाया कि यार अब जो है बात इज्जत पे आ गई है। अब इसने धक्का मारा, धक्का लगाया बीम हमारे बॉक्स पर, तो हमारी बॉक्स जो है जस्ट स्लिप करने वाली थी, जस्ट खिसकने वाली थी। तो ये जब जब हमें जस्ट निकलने वाली थी, तो इस समय दो बार मैंने बात बोली, एक तो एट टाइम ऑफ, तीन बातें होंगी हमारी, एट द टाइम ऑफ, एट टाइम ऑफ अप्लाइंग लोड, ठीक है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, एट द टाइम ऑफ, एट द पॉइंट या एट द टाइम ऑफ वर्ज ऑफ मोशन,
वर्ज ऑफ मोशन। सर ये क्या बात हो रही है, बहुत खतरनाक इंग्लिश लिख रहे हैं आप। तीसरी, कि एट द टाइम ऑफ मोशन ऑफ बॉडी या मोशन ऑफ बॉक्स। बॉडी लिख दो, बॉक्स लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है। हिंदी में भी समझ लीजिए, एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग लोड, यानी बल लगाते, बल के बल लगाने के दौरान, ठीक है, बल लगाने के दौरान यानी कि शुरुआत में, बिल्कुल स्टार्टिंग, जस्ट भाई ने लोड लगाया ही है। दूसरा, एट द टाइम ऑफ वर्ज ऑफ मोशन, यानी कि पिंड के पिंड के मूव करने से, या जस्ट मूव करने की अवस्था पर। तीसरा पॉइंट, एट द टाइम ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है, पिंड के गतिमान होने के समय, पिंड के गतिमान होने के समय पर। तो यहाँ पे तीन बातें सर आपने करी। तो एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग लोड, यहाँ पर जो फ्रिक्शन आएगा, ये देखिए इसी में सारा हमने कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया। खेल खेल में कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो गया। थोड़ा सा इसको साइड किया जाए वरना खेल हो जाएगा फिर। जरा पढ़ाते बड़ा खतरनाक है इसमें। चलिए, अब हम लिखते हैं एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग लोड, इस समय जो फ्रिक्शन आएगा, इस समय हमारा फ्रिक्शन आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा, जब हमें एट द पॉइंट ऑफ या एट द टाइम ऑफ वर्ज ऑफ मोशन, उस समय फ्रिक्शन की बात हो रही है जिस समय हमारी बॉडी जस्ट मूव करने वाली होती है, ठीक है, तुरंत, मतलब एक तो लगाया तुरंत फोर्स, उस समय बॉडी मूव नहीं कर रही है। अब हमारी बॉडी की एक ऐसी कंडीशन निकली, एक ऐसी कंडीशन आई जब हमारी बॉडी जस्ट मूव करने की कंडीशन में होगी, तो इस समय जो फ्रिक्शन लगेगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसे हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तीसरा, एट द टाइम ऑफ, क्या है, मोशन ऑफ बॉडी, उस समय घर्षण बल की बात हो रही है जिस समय हमारी बॉडी मूविंग कंडीशन में होगी, मोशन में होगी। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा हमारा, क्या आएगा, डायनामिक फ्रिक्शन। क्या आएगा भाइयों, क्या आएगा, डायनामिक फ्रिक्शन। अब बात करते हैं इसकी, तो बल लगाने के दौरान तो यहाँ पे आएगा हमारा स्थितिकी घर्षण बल, स्थितिकी घर्षण घर्षण बल, ठीक है। लिमिटिंग को बोलते हैं हम लोग जब पिंड हमारा जस्ट मूव करने की कंडीशन में होगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा सीमांत सीमांत घर्षण बल, ठीक है। तीसरा, डायनेमिक को हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक को हिंदी में यार, रुक मुझे देखना पड़ेगा। मोबाइल कहाँ रख दिया, अच्छा यहीं पर, क्योंकि मैं मोबाइल में देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। गतिशील घर्षण, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग गतिशील घर्षण। गतिशील घर्षण बल, ठीक है। तो तीन तरीके का हमारा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन। बेसिकली हमें पढ़ने तो सभी हैं, पर जो हम लोग बोलते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कितने हमारे पास, तो हमारे दो ही तरीके के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा
डायनेमिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग तो बस उसका आ ही जाता है, इसलिए लिमिटिंग को हमें थोड़ा पढ़ना पड़ता है। तो इस कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, सर आपने बताया कि जो हमारी घर्षण बल होती है ये दो सरफेसेस के कांटेक्ट में लगती है, यानी कि जब दो तल या दो सरफेसेस आपस में संपर्क में होंगे तभी लगती है, बिल्कुल। और बिल्कुल इसके आगे देखते हैं, अभी हम लोग और कुछ डेफिनेशन लिखेंगे। अगर हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, हमारा बल कुछ इस दिशा में, अरे यार, हमारा बल कुछ इस दिशा में कार्य कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे भाई ने बल लगाया F, तो हमारी बॉडी या हमारा जो फ्रिक्शन है वो किस दिशा में लगेगा, वो जस्ट इसके अपोजिट में, जिस दिशा में फोर्स लग रहा है उसी दिशा में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कार्य करेगा, F। फ्रिक्शनल फोर्स कार्य करेगा जिसे हम लोग घर्षण बल कहते हैं। किसकी दिशा में, जिस लग रहे बल के विपरीत दिशा में कार्य करेगा, कौन, हमारा घर्षण बल। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं किसके बारे में, हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स की। एक और लाइन लिखते हैं हम लोग कि घर्षण बल, घर्षण बल या, हाँ ठीक है, घर्षण बल पिंड पर, घर्षण बल किसी पिंड पर, किसी पिंड पर, ठीक है, किसी भी पिंड पर लगेगा, किसी पिंड पर लग रहे बल के, बल के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या करता है, कार्य करता है। किस लग रहे घर्षण बल किसी पिंड पर लग रहे बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, कार्य करता, ठीक है। तो ये हम लोग इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, ठीक है, किसी बॉडी पर ही लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, in the opposite direction of applied लोड या फिर फोर्स, ठीक है। सर जैसा कि आप अभी इसके पिछले चैप्टर इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में, आपने हमें पढ़ाया था कुछ प्रतिक्रिया के बारे में, रिएक्शन के बारे में, क्या ये वही कुछ उसके जैसा नहीं लग रहा है। हाँ, प्रतिक्रिया भी तो हमारा फ्रिक्शन ही थी, बस वो फ्रिक्शन अलग था, हालांकि उसको फ्रिक्शन नहीं बोलेंगे, वो रिएक्शन है, उसका एक प्रतिक्रिया जो कॉन्सेप्ट है वो अलग कॉन्सेप्ट है। पर जैसा ये बस समझने के लिए हम लोग कह सकते हैं, जो हमारा फ्रिक्शन है लग रहे बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, वैसे ही हमारा प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन वो भी लग रहे बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब हम लोग सीधे सीधे एक ग्राफ ग्राफ देखते हैं, ठीक है, ग्राफ पढ़ते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर ग्राफ बनाएंगे आप, बना दीजिए सर। ठीक है, पहले ग्राफ को समझने से पहले इसको हटा देते हैं, यहाँ पे कुछ लिख देंगे, ग्राफ को एक अलग पेज पे देखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि, ठीक है, फिर से भाई को लाना पड़ेगा, भाई तो है, सलमान भाई है, नाराज हो जाएगा।
भाई जो है आज फिर पतला पतला सा लग रहा है, पर भाई जो है वीडियो फ्रेम में नहीं आ रहा है क्या? मेरे याद तो रहा है फ्रेम में। भाई जो है आज जो है, पर जिम इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था, पिछली बार की हार से इसने सबक ले रखी है। भाई ने अपनी पूरे डोले शोले बना करके आया है इस बार। ये जो है धक्का वापस से मारने लगा, धक्का हमारे बीम को लगा रहा है। अब लगाने के बाद हुआ क्या, सर ने आपने बताया है कि जो हमारा फ्रिक्शन होता है, ये तीन तरीके का बता रहे थे, तीन तरीके का आपने बताया था हमारा। सर आपने बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन, आपने बताया था लिमिटिंग फ्रिक्शन, आपने बताया था डायनेमिक फ्रिक्शन। ये आपको पढ़ाएंगे? ये क्यों नहीं पढ़ाएंगे? पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर पढ़ते हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी बॉडी, हमारा फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शन आ कहाँ से रहा है, कैसे आ रहा है? ये तो किसी ने पूछा ही नहीं। बस फ्रिक्शन आ रहा है, मतलब ये क्या, मतलब ऊपर से है क्या, कुछ भी आ रहा है बस पता नहीं चल रहा है। तो हर चीज के पीछे साइंस है ना। तो देखिए, इस बॉडी की अपनी कुछ खुद 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 की एक वेट होगी। मान लेते हैं इसकी वेट है डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू। ये डब्ल्यू एक्ट कहाँ कर रहा है सर? ये हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ जो होता है ना सर, आपने पढ़ा होगा, आप भी तो पढ़ाई कर किए ही होंगे। तो सर सेंटर ऑफ द अर्थ जो होती है हमारी, सेंटर ऑफ अर्थ से इसके, सेंटर ऑफ अर्थ की वजह से, मतलब अर्थ पे हमारा वेट जो है सीजी, किसी बॉडी की जो सीजी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके थ्रू उस बॉडी की वेट कार्य करती है। तो इस बॉडी ये नीचे कार्य कर रही है। तो हमने अभी इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि जितनी भी हमारी रुकी हुई बॉडी होती है, स्थैतिक बॉडी होती है, उसके ऊपर भले ही हमें दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे पिंड पर कहीं ना कहीं से, किसी स्थैतिक बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, स्थैतिक पिंड की बात कर रहा हूँ, एक स्टैटिक बॉडी की बात कर रहा हूँ, कि स्थैतिक यानी स्टैटिक बॉडी पर हमारा एक आभासी बल कार्य करता हुआ होता है। भले हमें दिखाई दे न दे, पर आभासी बल कार्य करता है, जस्ट लग रहे बल के विपरीत दिशा में। तो इस केस में हमारा विपरीत कौन है, मतलब विपरीत सर यहाँ पे अभी तो आपने बात ही नहीं करी, अरे है ना, एक लोड नीचे लग रहा है, इसके जस्ट अपोजिट भी तो लोड लगेगा, तो वो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन एन, ठीक है। इसके ऊपर एक बल कार्य कर रहा है, जिसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन एन, ठीक है। अब ये भाई जो है फोर्स लगा रहा है, अब भाई पे बात आ गई है, भाई की इज्जत पर। तो भाई जो है इस दिशा में कुछ एफ फोर्स लगा रहा है, पर ये जो एफ फोर्स है, ये टोटली डिपेंड करेगा कि बॉडी का वेट कितना है। बॉडी का वेट कितना है। जैसे अगर मैं, रुकिए एक मिनट, एक मिनट रुकिए भैया। ये देखिए डिस्पोजेबल ग्लास है, अब ये बहुत हल्की है बिल्कुल, देखिए अब खाली है, ये खाली है, कुछ भरा ही नहीं। ये जो है ये ऐसे बिल्कुल रखा हुआ है। अब इसकी वेट तो सभी को पता है, आप अपने हाथ पे भी इसको रख के देख सकते हैं, आपके घर के बाहर चाय पीने जाइए टपरी पर, तो वहां पर आपको चाय की ग्लास मिलेगी। अब मैं क्या करूंगा, ये भाई है, भाई जो है देखा क्या, अरे यार ये तो पिद्दू सा है, इसको तो मैं तो ऐसे मार करके गिरा सकता हूँ। तो एक मिनट फिर से देखिएगा। देखिए, सभी को पता है इसका वेट कितना है, बहुत कुछ नेग्लिजिबल है सर। अरे यार सर, इसका तो कुछ वेट ही नहीं मुझे समझ में आ रहा है। पर अब भाई क्या करेगा, भाई जो है इसको, जैसे ये देखिए, अब इसको समझिएगा, ये हमारा एक ग्लास है, मान लीजिए ये ब्लॉक जो है ये ग्लास है, इसका वेट नीचे की ओर कार्य कर रहा है। जैसे देखिए ये गिर नीचे ही रहा है, क्यों? क्योंकि इसका वेट न्यूटन भाई ने बताया था, न्यूटन साहब ने बताया था कि ये नीचे गिरेगा, वो इसलिए क्यों, क्योंकि इसका जो एक सीजी सीजी पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इसका एक लोड जो है, इसका खुद का वेट कार्य करता है इसके सीजी पर, और इसका सीजी अर्थ के सीजी से जाके के कांटेक्ट बनाएगा, क्यों? क्योंकि नीचे हमारी ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी के कारण वेट का पूरा कॉन्सेप्ट आता है ग्रेविटी से, क्यों? देखिए, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, द्रव्यमान गुणे गुरुत्व गुरुत्व एक्स गुरुत्वीय त्वरण। तो अगर ग्रेविटी को मैं हटा देता हूँ तो क्या हो गया, डब्ल्यू इक्वल्स टू मास, यानी वेट बराबर मास आ जा रहा है। अगर मैं हटा दूं, मास सभी को पता है ना, मास इज कांस्टेंट पैरामीटर, जो हमारा द्रव्यमान होता है किसी भी पिंड का, वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्या हमें दिख रहा है कि ये जो बॉडी है, देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर ये लिखना ना लिखना आप तो खुद से लिख लेंगे। अगर ये है, इसका जो वेट है नीचे कार्य कर रहा है, पर सर
कुछ देर पहले आपने बताया था कि अगर हमारी कोई बॉडी है, रुकी हुई बॉडी, इसको मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, मैंने लिखा तो था पर यहाँ पे फिर से लिखते हैं। यदि कोई कोई पिंड स्थैतिक अवस्था में है, स्थैतिक अवस्था में है, तो उस स्थैतिक पिंड पर, इस स्थैतिक पिंड पर आभासी, ठीक है, इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, पर आभासी इक्विलिब्रेंट बल कार्य करता है, ताकि करता है ताकि पिंड साम्यावस्था में बनी रहे, ठीक है, ताकि हमारी पिंड जो है साम्यावस्था में इक्विलिब्रियम कंडीशन में बनी रहे। इक्विलिब्रेंट क्या होता है पता है ना, अभी सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, मैं इस पर दोबारा चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है, ये आप लोग रिवीजन करके आइए, ये बहुत गलत बात है। तो सर आप बताना क्या चाहते थे, ये ग्लास तो कई बार आपने गिराया पर आपको ने कुछ समझाया नहीं, अब आपको समझ में आ जाएगा सादा सारा का सारा कॉन्सेप्ट। वेट, हमारा बॉडी रुका हुआ था, हमारी जो पिंड है वो रुकी हुई है, भाई लोड लगा रहा है किनारे से एफ पर, क्या इस बॉडी पर और कोई लोड लग रहा था भाई के लोड लगाने से पहले? जी सर, एक लोड लग रहा था, उसका खुद का वेट, वेट उसका नीचे कार्य कर रहा था, तो बॉडी को तो नीचे गिर जाना चाहिए ना, जैसे ये है ग्लास, इसका वेट नीचे की ओर कार्य कर रहा है, यानी सेंटर ऑफ द अर्थ इसको, यानी अर्थ की, पृथ्वी का जो केंद्र है वो इसको खींच रहा है, तो इसको तो मेरे हाथ को छेद करके बिल्कुल नीचे चले जाना चाहिए अर्थ के सेंटर में, क्यों नहीं जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि मेरे हाथ ने इसको सपोर्ट कर रखा है, मेरा हाथ का रेजिस्टेंस इसके वेट से बहुत कहीं कहीं अधिक है, तो हमने मान लिया कि ये जो रुका हुआ है ना, इसके ऊपर एक कहीं से आभासी इक्विलिब्रेंट इसके वेट के बराबर कार्य कर रहा है, कुछ जस्ट इसके विपरीत दिशा में, तो वो है हमारा नॉर्मल रिएक्शन, जिसको मैंने एन से दिखाया है, इसको मैं बोलूंगा नॉर्मल रिएक्शन, प्रतिक्रिया बल, ठीक है, प्रतिक्रिया बल ही तो है, किसके विरुद्ध कार्य कर रहा है, किसके अगेंस्ट, वेट के। तो यहां से सीधा सीधा कॉन्सेप्ट हमें दिख रहा है कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, यानी सॉरी जो हमारा फोर्स है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? सर ये निर्भर कर रहा है हमारा, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके उसके खुद के वेट के, पर हमें ये भी पता है कि इसका वेट जो है ये बराबर है नॉर्मल रिएक्शन एन के, ठीक है। अभी आप ये समझिए कि सर ने तो प्रूविंग कराना स्टार्ट कर दिया, अभी तो पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया, सिर्फ तीनों फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन को समझने के लिए हम लोगों को ये फॉर्मूला प्रूव करना पड़ रहा है। अभी दोबारा हम लोग इन डिटेल इसको प्रूव करेंगे, अभी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए इसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा, क्योंकि वेट बराबर है न्यूटन, अरे सॉरी, नॉर्मल फोर्स एन के, तो हम लोग इसको वेट की जगह एन भी लिख सकते हैं। हम सभी लोगों को पता है कि इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज किया जाता है, एक कांस्टेंट पैरामीटर यूज किया जाता है, जिसे हम यहाँ पर म्यू से शो करेंगे, तो ये कुछ है हमारा F इक्वल्स टू म्यू एन। सर आप इससे समझाना क्या चाह रहे थे? इससे हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, ये कतई डिपेंड नहीं करता कि वो कितना एरिया में किसी तल से संपर्क बना रखा है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सरफेस और डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, जितना उसने कॉन्टेक्ट सरफेस बना रखा है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन एन पे डिपेंड कर रहा है, या सिर्फ और सिर्फ वेट, उस खुद उस बॉडी के वेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, आई होप, मुझे लगता है कि आपको आज वाला कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। भाई का कमर कट गई है यहाँ से, भाई गुस्सा हो जाएगा तो भाई ढकेल देगा बॉडी को।
ठीक है। तो फिर आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। थैंक यू फॉर टुडे।